हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं शकील अहमद आप सबके स्वास्थ्य की कामना करते हुए आपका एकेडेमिया क्लासेस में स्वागत करता हूं। डेली करंट अफेयर्स हम करते हैं इस सेशन के अंतर्गत और आज 18 मई के करंट अफेयर्स की बात करेंगे। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर सुबह हर दिन जितने भी वीडियोस एकेडेमिया क्लासेस पे अपलोड होते हैं उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। तो आज के हेडिंग्स की बात करेंगे हम बिना किसी देरी के। सबसे पहले बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण दिवस की। दो महत्वपूर्ण दिवस है और इनकी हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले इंटरनेशनल म्यूजियम डे, अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम संग्रहालय दिवस है ना। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? आज के दिन 18 मई को। और इसका थीम क्या है इस बार का? 2021 के लिए इसका थीम द फ्यूचर फॉर म्यूजियम रिकवर एंड री इमेजिन है ना। रिकवर एंड री इमेजिन, तो ये है इसका थीम 2021 के लिए। तो अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम दिवस आपको ध्यान रखना है, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई को मनाया जाता है। क्या किया करें आप, जब भी किसी नए दिन की हम बात करें, किसी भी महीने में नए महत्वपूर्ण दिवस की बात करें, तो आप ये किया करें कि 1 तारीख से, जैसे अगर हम मई की बात कर रहे हैं तो 1 से 18 मई तक आज तक कितने इंपॉर्टेंट डेज की हम बात कर चुके हैं उनका फौरन रिवीजन आप कर लिया करें। या आने वाले सेशंस में ये काम मैं भी आपके लिए कर दिया करूंगा, लेकिन ये आपका फर्ज बनता है चीजों को बिल्कुल रिलेट करते हुए पढ़ने का, ताकि हर बार जब रिवीजन होगा तो चीजें दिमाग में फाइनली फिट हो जाती है और फिर आप उनको भूलते नहीं हो। फिर बात करते हैं वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे, और ये भी मनाया जाता है 18 मई को। पिक आपको नजर आ रही है। अब ध्यान रखना, एड्स की वैक्सीन डे है ये, लेकिन एड्स दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस। तो एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को, और ये है एड्स वैक्सीन डे, 18 मई को मनाया जाता है। एड्स कौन से वायरस से होता है? जैसे हम कहते हैं ना कोविड 19 होता है कोरोना वायरस से, जिसको हम कहते हैं सार्स को 2। इसी तरह से एड्स होता है एक वायरस से, HIV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस से, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस से, ठीक है, HIV से। और इसका पूरा नाम क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। बेसिकली आपको ये पता हो कि एड्स कोई एक बीमारी नहीं है, ये जो सिंड्रोम होता है ना, सिंड्रोम बेसिकली एक कोई बीमारी नहीं होती। सिंड्रोम बहुत सारी बीमारियों का एक ग्रुप समझ लो आप, ग्रुप ऑफ डिजीज सिंड्रोम को हम कहते हैं। तो एड्स एक तरह से बहुत सारी बीमारियों का समूह है, आप यूं कह सकते हैं, और ये होता है HIV वायरस के कारण। तो एड्स वैक्सीन डे मनाया जाता है हर साल 18 मई को। फिर बात करते हैं महत्वपूर्ण एक अवार्ड, एक मेडल की, इंटरनेशनल इनविंसिबल गोल्ड मेडल। और ये पिक में आपको नजर आ रहे हैं, हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को ये अवार्ड दिया गया है, इससे सम्मानित किया गया है, इंटरनेशनल इनविंसिबल गोल्ड मेडल। और डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को ये अवार्ड दिया गया उनके लेखन के लिए, उनके लेखन सामाजिक एवं सार्वजनिक जीवन के माध्यम से मानवता के लिए जो काम किए हैं इन्होंने, काम करने के लिए, है ना। तो ये बेसिकली ये है इनका पूरा रीजन, इनके लेखन और सामाजिक एवं सार्वजनिक जीवन के माध्यम से मानवता के लिए इन्होंने जो काम किए हैं, इसके लिए इनको इस अवार्ड से, इस मेडल से सम्मानित किया गया है। लेखन की जब बात आई है तो 2 महत्वपूर्ण पुस्तकें आप याद रखें इनकी। एक तो है मेरी प्रारंभिक कहानियां, मेरी प्रारंभिक कहानियां, और सेकंड में यहाँ पे लिख रहा हूं मानवता के प्रणेता, मानवता के प्रणेता महर्षि अरविंद।
ये 2 बुक्स हैं, हालांकि और भी बुक्स हैं इनकी, वो भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये 2 सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए रहने वाली है। इंटरनेशनल इनविंसिबल गोल्ड मेडल की बात की जाए, कौन देता है इसको, तो इसको देने वाली जो संस्था है वो है महर्षि वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन, या महर्षि ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड वाइड, ठीक है, इसके द्वारा दिया जाता है ये अवार्ड। और इस बार हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री को मिला है, रमेश पोखरियाल निशंक साहब को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आपको पता रखनी है चीजें। अच्छा, आपको पता है ये जो शिक्षा मंत्री बने, पहले ये हमारे एचआरडी मिनिस्टर थे, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास मंत्री, और मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल के ही भारत सरकार के द्वारा शिक्षा मंत्रालय नाम कर दिया गया था, है ना। हाँ, तो फिर अगली बात करते हैं, एक योजना, वही कोरोना से संबंधित बहुत सारी योजनाएं बहुत सारे राज्यों में, हर राज्य में लगभग चल रही है, तो रोज किसी ना किसी योजना की हम बात करते हैं। तो कोरोना मुक्त पिंड अभियान, कोरोना मुक्त पिंड अभियान ये शुरू किया है अभी पंजाब की सरकार ने, यानी पंजाब के जो सीएम हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, उन्होंने शुरू किया ये अभियान। इस अभियान के अंतर्गत एक प्रोग्राम भी लॉन्च किया जाएगा, एक प्रोग्राम शुरू किया जाएगा, कोविड फतेह प्रोग्राम, कोविड फतेह प्रोग्राम। तो अगर आपसे कोविड फतेह प्रोग्राम भी पूछ ले तो भी आपको ध्यान रखना है कि ये पंजाब सरकार का है और कोरोना मुक्त पिंड अभियान के अंतर्गत ही ये शुरू किया गया है। ठीक है, अभी बात करें तो सीएम है, तो गवर्नर कौन है, गवर्नर है वीपी सिंह बदनौरे, वीपी सिंह बदनौरे। ओके, अच्छा एक बात मैं आपको ये पूछना चाहूंगा, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि पंजाब का 23वां जिला, मैंने कल के वीडियो में आपको बताया है, अभी संगरूर से अलग होके एक 23वां जिला बना है पंजाब का, आप मुझे उस जिले का नाम बता दीजिए। ओके, कमेंट करके आप मुझे उस जिले का नाम बता देंगे। पंजाब से एक पर्सनैलिटी कोविड दौर में एक बेहतरीन सोनू सूद, एक रियल लाइफ हीरो जिन्हें हम कह सकते हैं, वो काफी चमके हैं, काफी नजरों में आए हैं लोगों की और अच्छे काम के लिए। तो पंजाब का जो राज्य चुनाव आयोग है, राज्य चुनाव आयोग, उसके एम्बेसडर या उसके स्टेट आइकन भी कौन है, सोनू सूद है। और अभी कोविड वैक्सीनेशन के लिए भी पंजाब सरकार के एम्बेसडर कौन है, सोनू सूद हैं। तो इनके बारे में आपको जरूर पता हो। फिर बात करते हैं इंसाकोग की, ये क्या है, तो इसके पहले पूरे नाम की बात करते हैं। ये है इंडियन SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्शिया, है ना, ये इसका पूरा नाम है, इंडियन SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्शिया। और ये एक वैज्ञानिक सलाहकार समूह है भारत सरकार का, या आपको पता है कि भारत सरकार के द्वारा 10 ऐसी संस्थाएं हैं जिनको क्या काम दिया गया है, इनको काम दिया गया है वायरस का जीनोम सीक्वेंसिंग का, जीनोम सीक्वेंसिंग, और वो है ना इसी की सलाह पे किया गया था। और ये जीनोम सीक्वेंसिंग के मामले में भारत सरकार की वैज्ञानिक सलाहकार टीम है, एक ग्रुप है वैज्ञानिक सलाहकार ग्रुप, ठीक है। और यहाँ पे ये आप ग्रुप कर लो, जैसे ग्रुप, तो वैज्ञानिक सलाहकार ग्रुप है। अभी ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि इसके जो अध्यक्ष हैं, इनके अध्यक्ष का नाम है शाहिद जमील, बहुत ही फेमस और प्रसिद्ध विषाणु विज्ञानी ये हैं शाहिद जमील। ये जो पिक में आपको नजर आ रहे हैं, अभी इन्होंने इस्तीफा दे दिया है अपने पद से, इसलिए ये थोड़ा चर्चा में आ गया और एग्जाम्स में आपसे पूछा जा सकने वाला सवाल ये बन जाता है। फिर बात करें ग्लोरी ऑफ इंडिया अवार्ड की, और ये मिला है इन पर्सन को, इनका नाम है खुशहाल कौशिक, खुशहाल कौशिक। 2020 का ग्लोरी ऑफ इंडिया अवार्ड, ठीक है। कौन देता है ये ग्लोरी ऑफ इंडिया अवार्ड, ये देता है इंडियन अचीवर फोरम, इंडियन अचीवर
फोरम के द्वारा ये दिया जाता है और इस बार मिला है खुशहाल कौशिक को। ये खुशहाल कौशिक कौन है? तो एक कंपनी है और कंपनी का नाम है लिसियंथस टेक, है ना। लिसियंथस टेक कंपनी के मालिक हैं, इसके फाउंडर हैं, इसके संस्थापक हैं ये संस्थापक खुशहाल कौशिक। और ये कंपनी क्या करती है? जो आईटी कंपनियां होती है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाली आईटी कंपनियों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाती है। तो इसको कहा जाता है, ये जो लिसियंथस टेक कंपनी है इसको कहा जाता है आईटी सिक्योरिटी प्रोवाइडर कंपनी। ओके, तो ये पर्सन क्या है? एक आईटी सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं। इनके कंपनी का नाम भी आप ध्यान रखें, लिसियंथस टेक है और इसी के ये संस्थापक है, आईटी सिक्योरिटी प्रोवाइडर कंपनी है। ग्लोरी ऑफ इंडिया अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। ध्यान रखना 2020 का, 2021 में जरूर मिला है लेकिन अवार्ड 2020 के लिए दिया गया है। फिर आगे बात करते हैं अगली हेडिंग की। 69वीं मिस यूनिवर्स बन गई है ये लेडी जो आपको नजर आ रही है, एंड्रिया मेजा। एंड्रिया मेजा कहाँ की है? तो यही सवाल ज्यादातर पूछा जाता है कि जो भी मिस यूनिवर्स बनी है वो कौन से देश से बिलोंग करती है, उनका नाम क्या है। तो नाम तो आपको पता चल गया, और ये बिलोंग करती है मैक्सिको से। क्या इस टूर्नामेंट में मिस यूनिवर्स में भारत की लेडी, भारत की मिस इंडिया कहीं पे रही है? तो भारत की एक लेडी है जिनका नाम है एडलिना कैस्टेलिनो। भारत की थी एडलिन कैस्टेलिनो, और ये रही है चौथे स्थान पे, यानी टॉप 5 में ये जगह बना पाई है। चौथे स्थान पे ये रही है और फर्स्ट स्थान पे रह के जो विनर रही वो रही है एंड्रिया मेजा मैक्सिको की। ठीक है, फिर बात करें एक पर्सन अर्जन भुल्लर, और ये भी बन गए MMA के वर्ल्ड चैंपियन। MMA क्या है? MM है, हम कहते हैं मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स के वर्ल्ड चैंपियन बन गए अर्जन भुल्लर। देखिए ये हैं तो कनाडा के खिलाड़ी, एथलीट तो कहाँ के? ये कनाडा के, लेकिन ये भारतीय मूल के पर्सन है, भारतीय मूल के हैं। तो यहाँ से फैक्ट ये बनता है कि भारतीय मूल के पहले खिलाड़ी हैं जो MMA के वर्ल्ड चैंपियन बने हैं। तो भारतीय मूल के प्रथम खिलाड़ी, MMA चैंपियन बनने वाले, वर्ल्ड चैंपियन बनने वाले भारतीय मूल के प्रथम खिलाड़ी अर्जन भुल्लर। लेकिन ये खेलते किसके लिए? ये कनाडा की खिलाड़ी हैं, भारतीय मूल के जरूर है लेकिन इंडिया के लिए नहीं खेलते। ध्यान रखना, ये खेलते कनाडा के लिए हैं लेकिन भारतीय मूल के हैं। और पहली बार ऐसा हुआ है कि जब कोई भारतीय मूल का खिलाड़ी मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स के अंदर वर्ल्ड चैंपियन बना हो, तो ये बात इंपॉर्टेंट है। फिर बात करते हैं सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन, इसके नए अध्यक्ष बने पेम्पा सेरिंग। पेम्पा सेरिंग ये आपको जो नजर आ रहे हैं, देखिए कहानी कुछ इस तरह की है कि हमारा जो हिमाचल प्रदेश है ना, हिमाचल प्रदेश में जगह है धर्मशाला, और धर्मशाला में आप देखोगे तो आपको तिब्बतन लोग बहुत मिलेंगे। तिब्बतन क्योंकि 1950 में तिब्बत पहले एक स्वतंत्र देश था, एक सार्वभौमिक कंट्री था, है ना, अपने आप में संप्रभु देश था। लेकिन 1950 में चीनी सेना ने क्या किया था? तिब्बत के ऊपर आक्रमण कर लिया था और उसको अपना एक हिस्सा बना लिया था। आज भी हम देखते हैं कि तिब्बत चीन का हिस्सा नजर आता है। तो यहाँ की जो सरकार थी, यहाँ के जो दलाई लामा और उनके समर्थन के लोग थे वो भारत आ गए थे, इसीलिए तो फिर हमारी ठुकाई हुई थी ना बाद में, चीन ने हमें खूब धोया भी था। तो यहाँ पे आने के बाद उनकी निर्वासित सरकार भी यहाँ पे उन्होंने बनाई है, और उनकी सरकार यहाँ पे रहते हुए अपने तरह से जो भी जितनी भी उनकी पहुंचे काम करने की कोशिश करती है। एक बेसिकली चाइना के विरोध में उनकी एक सरकार है बाकायदा तिब्बती लोगों की, जो ये कहते हैं कि नहीं, तिब्बत एक संप्रभु देश है। ठीक है, तो भारत के अंदर धर्मशाला में सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन है, इसके नए अध्यक्ष, या ये कहा जाए धर्मशाला में जो तिब्बतन लोग हैं और जो अपने आप को तिब्बत मानते हैं और ये कहते हैं कि तिब्बत एक संप्रभु देश है, उसका नया प्रधानमंत्री बने हैं पेम्पा सेरिंग।
ओके, प्रधानमंत्री बन गए। और इसको तिब्बती लोग अपनी भाषा में क्या कहते हैं, सिक्योंग कहते हैं। जैसे तिब्बत के अभी सिक्योंग कौन है, तिब्बत के सिक्योंग बन गए हैं पेम्पा सेरिंग। तो बाकायदा चुनाव हुए हैं, जो लोग यहाँ पे भारत में रहते हैं तिब्बत के लोग, तो उन्होंने अपनी नेशनलिटी के हिसाब से चुनाव में मतदान भी किया है और ये निर्वाचित होके बने हैं पेम्पा सेरिंग। तो आपको क्या ध्यान रखना है, सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन के अध्यक्ष कौन है, पेम्पा सेरिंग यहाँ के अध्यक्ष हैं। ओके, अगली बात करते हैं UEFA वुमेन्स चैंपियंस लीग 2020-21 क्या है। ये एक फुटबॉल टूर्नामेंट है, फुटबॉल टूर्नामेंट वर्ल्ड लेवल पे एक अच्छी खासी इमेज वाला टूर्नामेंट है फुटबॉल टूर्नामेंट। तो अभी वुमेन्स का है, तो जीता किसने, ये अभी जीत लिया है बार्सिलोना ने, और बार्सिलोना ने पहली बार जीता है। किसको हराया, पहली बार जीता है। हराया किसको, बार्सिलोना ने हराया चेल्सी को और जबरदस्त हराया 4-0 से, बिल्कुल 4 गोल बार्सिलोना के और चेल्सी के कुछ भी गोल नहीं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि वर्ल्ड UEFA की विमेन्स चैंपियंस लीग को जीत लिया है बार्सिलोना ने। स्पेन की टीम है, ध्यान रहे। और स्पेन की किसी पहली टीम है, जो स्पेन की टीम ने पहली बार ये खिताब जीता है। 2020-21 का फुटबॉल टूर्नामेंट है और विमेन्स का है। ओके, फिर बात करते हैं एल्डर लाइन। देखिए ये भारत सरकार की तो नहीं, NGOs के द्वारा संचालित होने वाली बुजुर्गों की सहायता के लिए फ्री हेल्पलाइन है ये, और ये चल रही है, पहले से चल रही है। कुछ जैसे टाटा ट्रस्ट है और NSE फाउंडेशन की सहायता से ये चल रही है। शुरू से 5 राज्यों में ये चल रही है ना। कौन कौन से 5 राज्यों में, यूपी, MP, राजस्थान और तमिलनाडु और कर्नाटका में। लेकिन अभी यह है कि मई 2021 के खत्म होने तक भारत के सभी राज्यों में इसका संचालन हो जाए, ये कोशिशें की जा रही है। यानी एक टारगेट है कि मई 2021 खत्म होते होते एल्डर लाइन हेल्पलाइन जो है बुजुर्गों की सहायता के लिए, उनको इमोशनल सपोर्ट देने के लिए, अगर उन्हें कानूनी सहायता चाहिए तो उसके लिए, अभी बीमारी का दौर है, कोविड-19 है तो उसके लिए, अगर किसी भी तरह की हेल्प चाहिए बुजुर्गों को, तो वो भारत के हर राज्यों में इस हेल्पलाइन की शुरुआत कर दी जाए। क्या है हेल्पलाइन नंबर 14567, इस पे कॉल करेंगे तो आपको सहायता प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो ये है, पहले से चल रही है 5 राज्यों में, लेकिन अभी ये कोशिश की जा रही है कि भारत के सभी राज्यों में इसका संचालन किया जा सके। संचालन कौन कर रहा है, इसका संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है, तो एक तो टाटा ट्रस्ट है और टाटा ट्रस्ट के साथ मिलकर काम करता है NSE फाउंडेशन। इन दोनों के द्वारा इसका संचालन किया जाता है। फिर बात करें क्लाटोलोफस ग्लोरम एक, मतलब में आपको क्या कहा जाए, एक डायनासोर की प्रजाति खोजी गई है मैक्सिको में एक नई प्रजाति, किसकी, डायनासोर की। और ऑब्वियसली जिंदा डायनासोर नहीं, मर चुका है। और ये बताया जा रहा है लगभग कि ये 72 मिलियन पहले, यानी उसका कंकाल कुछ मिला है, और उससे ये पता चल रहा है कि अब तक जितने भी डायनासोर हमें मिले उनसे अलग है ये, है ना। तो उसकी नई प्रजाति होगी। और ये कहा जा रहा है इस रिसर्च के अंतर्गत कि इसकी जो मृत्यु हुई है वो लगभग 72 मिलियन वर्ष पहले इसकी मृत्यु हुई थी, ये अनुमान है। और ये थोड़ा सेंसिटिव, हाथियों की तरह सेंसिटिव डायनासोर था कि आपस में जो बातचीत उनको करनी होती थी तो अजीब तरह की आवाजें भी निकालते थे, संवेदनशील होते थे, इतने खूंखार, बहुत जैसे दूसरे जो बहुत ज्यादा खूंखार होते थे उतने खूंखार भी ये नहीं होते थे। और एक अंदाजा लगाया जा रहा है कि इनकी जो साइज है
इनकी जो लंबाई है 8 से 12 मीटर की इनकी लंबाई रही होगी। अनुमान ही लगाया जा सकता है, देखा तो है नहीं, कंकाल को देख के अनुमान लगाया जा सकता है। और इनकी जो पूंछ है, पूंछ को ये कहा जा रहा है कि 6 मीटर लंबी इनकी पूंछ रही होगी। तो प्लाटोलोफस ग्लोरम नाम की एक नई प्रजाति खोजी गई है, कहाँ पे, मैक्सिको में, और डायनासोर की ये प्रजाति है। इसकी मृत्यु करीब 72 मिलियन वर्ष पहले हुई होगी। ओके, फिर बात करते हैं भारत में जो रेलवे स्टेशन पर वाईफाई प्रोवाइड करवाने वाला काम था, वो अब 6000 रेलवे स्टेशनों तक वाईफाई प्रोवाइड करवाया जा चुका है। तो देखिए, भारत सरकार का जो रेलवे मंत्रालय है ना, हमारा रेलवे मंत्रालय विभिन्न कंपनियों के साथ, जैसे गूगल है, गूगल भी हेल्प कर रहा है, टाटा ट्रस्ट भी हेल्प कर रहा है, एक दो कंपनीज और हैं, इनकी सहायता से रेलवे प्लेटफॉर्म्स पर वाईफाई की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही थी। और ये शुरुआत किया था 2016 से। तो पहला रेलवे स्टेशन जहाँ पे वाईफाई की सुविधा शुरू की गई थी वो मुंबई का, जो CSTM जिसे कहते हैं, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, मुंबई से शुरू हुआ था। और अब ये धीरे धीरे आंकड़ा बढ़ते हुए 6000वें रेलवे स्टेशन पर पहुंच गया। तो 6000वां रेलवे स्टेशन कौन सा बना जिसपे वाईफाई की सेवा उपलब्ध कराई गई, वो है हजारीबाग टाउन। हजारीबाग टाउन है झारखंड का, और यहाँ पे वाईफाई सुविधा उपलब्ध होने वाला ये 6000वां रेलवे स्टेशन है। तो ये सवाल पूछा जा सकता है, पहला रेलवे स्टेशन कौन था जहाँ पे वाईफाई प्रोवाइड करवाया गया, मुंबई, फ्री वाईफाई, ध्यान रहे आपको, फ्री वाईफाई सेवा। और 6000वां कौन सा बना है हाल ही में, हजारीबाग टाउन, कहाँ का है, झारखंड का। अच्छा, 5000वां कौन सा था, 5000वां स्टेशन, तो 5000वां था मिदानपुर, कहाँ का, पश्चिम बंगाल का। ये जो मिदानपुर है, मिदानपुर पश्चिम बंगाल, ओके, पश्चिम बंगाल का। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट न्यूज ये है। फिर भारतीय सेना में, ये एक ही में है, भारतीय सेना में महिला सैनिकों का पहला बैच। देखिए 2019 के शुरुआत में ये हमारे डिसाइड हो चुका था कि अब भारतीय सेना में महिलाओं को भी एंट्री दी जाएगी। तो भारतीय सेना का एक अंग है कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस, कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस। तो भारतीय सेना में कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस के अंदर अभी 83 महिलाओं को नियुक्त किया गया है। तो ये सवाल पूछा जा सकता है कि पहली बार भारतीय सेना में कितनी महिलाओं को नियुक्त किया गया, 83 महिलाओं को। किसमें, कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस में, जो मिलिट्री पुलिस होती है उसमें 83 महिलाओं को नियुक्त किया गया। और ये टारगेट रखा गया कि 2036 तक हमारी भारतीय सेना में लगभग कितनी महिलाएं होंगी, 1700 महिलाएं होंगी। ये इस तरह से एवरेज बनाया गया है कि हर साल, अब हम कोशिश करेंगे कि हर साल भारतीय सेना में कम से कम 100 महिलाओं को नियुक्त किया जाए, है ना, 100 महिलाओं की भर्ती उसमें की जाए। तो 83 हो गई, तो हो सकता है ये साल खत्म होते होते 100 इस साल हो जाएंगे। तो 2036 तक अगर हम देखेंगे तो 17 साल बनते हैं, और 17 सालों में ये काम पूरा हो जाएगा। फिर एक खिलाड़ी है अर्जन नागवास वाला, ये जो आपको नजर आ रहे हैं, ये अभी इंडियन क्रिकेट टीम में चुने गए हैं, इंडियन क्रिकेट टीम में, है ना। और ये थोड़े से इनके बारे में खास बात ये रहती है कि ये जो पर्सन है ये पारसी समुदाय से बिलोंग करते हैं, पारसी समुदाय से। और भारतीय क्रिकेट टीम में पारसी समुदाय से आने वाला कोई खिलाड़ी 28 साल के बाद आया है, यानी भारतीय क्रिकेट टीम में 28 साल पहले कोई खिलाड़ी खेला था पारसी समुदाय का, और अब अर्जन नागवास वाला आए हैं पारसी समुदाय के। कितने वर्षों के बाद पारसी समुदाय का कोई खिलाड़ी एंटर किया है, 28 वर्षों के बाद। तो ये फैक्ट है, इंपॉर्टेंट चीज है, और एग्जाम में पूछ ली जाएगी, कोई भरोसा नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए इनका नाम भी और वर्ष भी आपको पता हो, है ना। तो ये चीज जरूरी है। फोटो इसलिए देखना बेहतर हो जाता है कि फोटो देखने के बाद चीजें थोड़ी ज्यादा आसानी से याद रह जाती है। फिर बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। निधन हुआ एक बहुत मशहूर हस्ती का, बहुत बड़ी पर्सनैलिटी का, MS नरसिम्हन।
और MS नरसिम्हन जो हैं ये एक मशहूर गणितज्ञ थे, मशहूर प्रसिद्ध गणितज्ञ है ना, मैथमेटिशियन ये थे। और 88 वर्ष की आयु में अभी इनका निधन हो गया। देखिए ऐसी पर्सनैलिटी बनी है कि जब आपकी मौत भी हो जाए तो वो भी लोगों के एग्जाम में आए चीजें। तो आप जरा सोचो कि इन्होंने कितनी मेहनत की होगी अपनी लाइफ में। तो इस तरह से इन लोगों को देख के आपको मोटिवेट भी होना चाहिए कि अगर एक पर्सन जब मृत्यु होती है तो कई बार तो ये होता है कि आसपास के पड़ोसियों को भी पता नहीं होता है, वो मर जाता है। और एक पर्सन जब ऐसा है जो जब मरता है, जब उसकी मृत्यु होती है तो पूरे देश के अंदर जो एग्जाम्स है, बड़े बड़े एग्जाम्स, उसमें उसके सवाल आते हैं और पूरे देश में उसकी चर्चा होती है और दुनिया में उसकी चर्चा होती है। तो ऐसे पर्सनालिटी बनने के लिए कितनी मेहनत की जरूरत होती है, वो मेहनत करनी आपको शुरू करनी चाहिए। ओके, ये क्या थे, अभी जब इनकी मृत्यु हुई तो ये प्रोफेसर थे, कहाँ पे, ये प्रोफेसर थे मुंबई की जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में, है ना। तो यहाँ पे ये किस पद पे थे, प्रोफेसर के पद पे थे। इसके अलावा मैथमेटिशियन थे तो लंदन की जो रॉयल सोसाइटी है, लंदन की रॉयल सोसाइटी, बड़ी हस्ती थी, मैं क्या कह रहा हूँ, बहुत बड़ी पर्सनैलिटी थी जो चली गई, रॉयल सोसाइटी। तो इसके फेलो भी थे ये, मतलब हर किसी की एंट्री थोड़ी होती है लंदन रॉयल सोसाइटी के अंदर। तो लंदन रॉयल सोसाइटी के फेलो भी थे। 2006 में इनको एक अवार्ड मिला, एक प्राइज इन्होंने जीता, किंग फैजल इंटरनेशनल प्राइज फॉर साइंस, ओके, ये है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि कब मिला था, 2006 में मिला था या क्या मिला था या किसको मिला था, है ना। और यहाँ पे इनको भटनागर पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका था, भटनागर पुरस्कार। इसके अलावा एक है थर्ड वर्ल्ड एकेडमी फॉर मैथमेटिक्स, थर्ड वर्ल्ड एकेडमी फॉर मैथमेटिक्स अवार्ड। तो ये भी, सॉरी, थर्ड वर्ल्ड एकेडमी अवार्ड फॉर मैथमेटिक्स, तो इससे भी इनको सम्मानित किया जा चुका था। तो MS नरसिम्हन, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ, ये मशहूर गणितज्ञ थे, 88 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। कैसा लगा जरूर बताइएगा, उम्मीद करता हूँ पसंद आया है। अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें, कमेंट करके बताएं चीजें कैसी रहती है, कुछ सजेशंस हो तो वो भी दें, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब अगर चैनल को अभी तक नहीं किया है तो जरूर कर लें। हमारी जो दूसरी वेरियस सीरीज चल रही है, कोवैक्सीन सीरीज है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल वैक्सीन जिसे हमने कहा है और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आर्टिकल वाइज एक एक अनुच्छेद को देखते हुए हम संविधान को समझने की कोशिश करते हैं। तो आप उसको जरूर देखें, बहुत ज़्यादा आपके नॉलेज में इम्प्रूवमेंट होने वाला है उसको देखने के बाद। इंग्लिश अगर कमज़ोर है तो एग्ज़ाम से रिलेटेड इंग्लिश ओवरऑल एक सारे एक्सेप्शंस को कवर करते हुए आदिल सैफी सर एग्जाम वाली इंग्लिश नाम से एक सीरीज चला रहे हैं, जिसके 12 से 13 वीडियो आ चुके हैं। उसको देखें, आई बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको चीज़ें मिल जाएगी। और करंट अफेयर्स आपको डेली मिल रहा है, और जो चीज़ें आप चाहते हैं कि हम आपको प्रोवाइड कराएं, आप कमेंट करके बताएं, आपको ज़रूर प्रोवाइड कराई जाएगी। तो घर पे रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें, बिना ज़रूरत के बाहर ना निकलें और कोविड-19 से रिलेटेड गाइडलाइंस को फॉलो जरूर करें, क्योंकि ये महामारी अब विकराल रूप लेते ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। तो अपनी सुरक्षा का ख्याल जरूर रखें। आज के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।